हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह। और आज हम चर्चा करने वाले विश्व इतिहास का हमारा टॉपिक है तीन वर्ग। और ये इसके ऊपर हमारा फिफ्थ वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 23rd वीडियो है। देखिए, इससे पहले की जो 22 क्लासेज हैं, वो हमने जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी EMRS की, उसमें हमने कंप्लीट करवाई थी। लेकिन किसी कारणवश से या समय कम होने की वजह से हम विश्व इतिहास का जो आपका कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा जैसे कि घोषणा की गई है कि 38,000 पदों की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो इसी को देखते हुए हमने डिसीजन किया है कि आपका जो कोर्स है वो वैकेंसी आने से पहले ही शुरू करवा दिया जाए, जिससे समय रहते आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिले। यदि हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री की क्लासें हैं वो भी समानांतर चल रही है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो 22 क्लासेज हैं जो हमने पहले करवा चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की EMRS से संबंधित, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 14वीं सदी का संकट। यूरोप में जो 14वीं सदी में जो संकट आया था, जिससे आर्थिक विस्तार है यूरोप का, वो रुक गया था, वो प्रभावित हुआ था, उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने तीन वर्ग का सामान्य परिचय, तीन वर्ग, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक, चौथा वर्ग जिसे नगरवासी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 14वीं सदी के संकट के ऊपर। देखिए, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि 5वीं से 10वीं सदी के मध्य में यूरोप का जो समय था, उस समय भयंकर ठंड पड़ी थी। और ये जो मौसम है, ये कृषि के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए इस समय में कृषि उत्पादन बहुत ही कम होता है। लेकिन 11वीं सदी में हम देखते हैं कि यूरोप में गर्माहट का दौर आ गया था और ये कृषि के लिए अनुकूल था। इसीलिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही कुछ नवीन टेक्नोलॉजी आई जिनसे भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिनमें से दो प्रमुख हैं। एक तो लोहे के हल का इस्तेमाल हुआ और दूसरा था तीन खेत वाली व्यवस्था। इन सब की वजह से 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी में यूरोप में कृषि में विस्तार हुआ। कृषि में विस्तार के साथ साथ व्यापार में विस्तार हुआ, यूरोप का आर्थिक विस्तार हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई और धीरे धीरे यहाँ पर नगरों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 14वीं सदी के शुरुआत में ही यूरोप का जो आर्थिक विस्तार है ये धीमा पड़ जाता है। और ये सब होता है तीन कारणों की वजह से। एक एक करके इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी में यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो जाता है और ये समय कृषि के लिए अनुकूल माना जाता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 14वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 13वीं सदी के अंत में, और या हम कह सकते हैं 14वीं सदी के प्रारंभ में, पिछले 300 वर्षों में जो तेज गर्मी पड़ी थी, उसका स्थान वापस से किसने ले लिया था? तीव्र ठंड ने ले लिया था। हमने देखा था कि 5वीं से और 10वीं शताब्दी में यूरोप में तीव्र ठंड पड़ी थी। लेकिन 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में गर्माहट का दौर आ गया था, जो कृषि के लिए अच्छा माना जाता था। लेकिन 13वीं सदी के अंत में, या हम कह सकते हैं 14वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, वापस से तीव्र ठंड पड़ना शुरू हो गई थी। और ये तीव्र ठंड कृषि के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। उसका रीजन है क्योंकि कृषि उत्पादन के लिए, या हम कह सकते हैं कि पैदावार के लिए जो समय मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। साथ ही ऊंची भूमि पर फसल उगाना भी कठिन हो जाता है। तो ये दो बड़े कारण थे जिससे कृषि उत्पादन वापस से कम हो गए। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा कारक था वह था तूफान और सागरीय बाढ़। इनकी वजह से बड़े बड़े जो कृषि प्रतिष्ठान थे वो नष्ट हो गए और इसका परिणाम ये निकला कि सरकार को जो करों के द्वारा जो आमदनी प्राप्त होती थी वो कम हो गई। अब हम चर्चा करते हैं, तीसरे कारण की चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि यूरोप में लोहे के हल का इस्तेमाल होने लगा था और इस लोहे के हल की वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई। क्योंकि ये लोहे का जो हल है, ये भूमि को अधिक गहराई से खुरच सकता था और इसकी वजह से उसकी जो उपजाऊपन था वो बाहर आ जाता था। दूसरा था, दो खेती वाली व्यवस्था से तीन खेती वाली व्यवस्था हुई, इसलिए जो भूमि थी कृषि करने के लिए वो अधिक मिलती थी। इस वजह से भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन यही दो कारणों की वजह से कृषि का उपजाऊपन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था।
क्योंकि कृषि को दोबारा उपजाऊ होने के लिए जो पर्याप्त समय चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि खेती अब खाली भी कम रहती थी 3 खेतों वाली व्यवस्था से, और लोहे की हल की वजह से खेती का जो उपजाऊपन था वो भी जल्दी ही बाहर आ जाता था। तो खेती को रिचार्ज होने के लिए हम कह सकते हैं, या दोबारा से उपजाऊ होने के लिए जो समय चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए जो कृषिगत भूमि थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि 11वीं 12वीं और 13वीं सदी में जब मौसम अनुकूल हुआ कृषि के लिए, तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ के जो जंगल थे या चरागाह भूमि थी, इन सबको कृषि भूमि में तब्दील कर दिया। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से जो भूमि थी वो कमज़ोर हो गई, या हम कह सकते हैं कि भूमि का जो उपजाऊपन था वो कम हो गया। तो ये 3 बड़े कारण थे जिनकी वजह से उत्पादन कम हुआ। इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण थे जिनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें से एक था भू संरक्षण का अभाव, इसकी वजह से भी उत्पादन कम हुआ। अब देखो, इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो चरागाह भूमि होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोगों ने जंगल को या चरागाह भूमि थी उन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया था, कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। इसीलिए चरागाह भूमि है वो कम हो जाती है, और यही वजह है कि पशुओं की संख्या में भी धीरे धीरे क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा था कि जब कृषि में विस्तार हुआ तो इसी के साथ साथ यूरोप में आर्थिक विस्तार भी हुआ, व्यापार में भी वृद्धि हुई, यूरोप की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अब लोगों को बेहतर आहार मिलने लगा था, तो उनकी जो जीवन अवधि थी वो लंबी हो गई थी। यही वजह थी कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई। अब ये जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि जो उपलब्ध संसाधन थे वो कम पड़ गए, क्योंकि हमने देखा था कि 1000 ईस्वी में जो जनसंख्या 420 लाख थी वह 1300 ईस्वी में जाकर 730 लाख हो गई थी। तो जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी। इसी वजह से जो यूरोप में जो उपलब्ध संसाधन थे वो कम पड़ गए थे, और इसी का परिणाम निकला कि यूरोप में अकाल पड़े। 1315 से और 17 के बीच में यूरोप में भयंकर अकाल पड़े, और इसके पश्चात में 1320 के दशक में अगिनत पशुओं की मृत्यु हुई। तो इन सब की वजह से भी यूरोप में आर्थिक विस्तार कम हुआ। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि जब आर्थिक विस्तार हुआ तो वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा का प्रयोग होने लगा, और ये मुद्रा बनाई जाती थी चांदी से। लेकिन 14वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के अंदर जो चांदी की खानें थी उनमें उत्पादन कम होने लगा, क्योंकि चांदी की जो मुख्यतः खानें थी वो ऑस्ट्रिया और सर्बिया में थी, तो उनमें उत्पादन कम हो गया। इसीलिए जो धातु मुद्रा थी उसमें भी भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। तो एक ये वजह हो गई आर्थिक विस्तार कम होने की। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया कि चांदी की मुद्रा थी उसमें शुद्धता घटा दी, अर्थात इसके अंदर कुछ सस्ती धातुओं का इसने मिश्रण करना शुरू कर दिया। तो देखिए, अभी तक जो हमने संकट पड़े थे उससे भी अभी भयंकर संकट आने वाले थे यूरोप में, और वो भयंकर संकट था ब्लैक डेथ के रूप में। यदि हम प्रारंभिक यूरोप की बात करें तो उस समय का जो यूरोप था उस समय कृषि का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन 11वीं सदी में मौसम परिवर्तन या अन्य कारणों से यूरोप का आर्थिक विस्तार हुआ। आर्थिक विस्तार हुआ तो यूरोप के व्यापार में वृद्धि हुई, और ये व्यापार राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा, और इसी के साथ साथ नए नए व्यापारिक मार्ग भी बने। और ये व्यापारिक मार्ग थे, या हम कह सकते हैं कि 12वीं और 13वीं सदी में यूरोप में जो वाणिज्य विस्तार हुआ, इससे दूर के देशों के साथ जो व्यापार करने वाले जो पोत या जहाज होते थे वो यूरोपीय तटों पर आने लगे, और इन पोत और जहाज के साथ में आए चूहे आए, और ये चूहे अपने साथ में एक बहुत भयंकर संक्रमण लेके आए जिसे ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानते हैं, और ये यूरोप में एक महामारी का रूप ले लेती है। और यही रीजन था कि जो पश्चिमी यूरोप है ये प्रारंभिक सदियों में जो अलग थलग पड़ा रहता था, अब व्यापार की वजह से दुनिया के संपर्क में आया। संपर्क में आया तो व्यापार के साथ जो पोते आई, व्यापारिक जो पोते या जहाज आई, उनके साथ में चूहे आए, और चूहे एक भयंकर बीमारी लेके आए जिसे प्लेग कहते हैं, और इसे यूरोप में ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था ये 1347 से 1350 के मध्य में था। और इस महामारी की वजह से यूरोप की लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या वो प्रभावित हुई, और यूरोप की 20% जनसंख्या है वो इस महामारी के कारण मृत्यु की भेंट चढ़ गई। कुछ स्थानों पर तो 40% लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो हमने देखा था कि यूरोप की जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी थी
वो उसी गति से कम भी हो गई। देखो इस वजह से क्या हुआ कि यूरोप की जो आर्थिक मंदी है इससे सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की संख्या में भी कमी आई, और जब मजदूरों की संख्या में कमी आई तो कृषि और उत्पादन के बीच में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि कृषि करने के लिए ना तो मजदूर मिले, ना ही फैक्ट्रियों में उत्पादन करने के लिए मजदूर मिले, तो इनकी पर्याप्त संख्या में कमी होने लगी। और इसी की वजह से कृषि उत्पादन भी कम हुए और जो अन्य उत्पादन थे उनमें भी कमी आई। आर्थिक कमी के कारण से खरीदारी में भी कमी आई, जिससे कृषि उत्पाद के जो मूल्य थे उनमें भी कमी आई। तो धीरे धीरे यूरोप का जो आर्थिक ग्राफ था वो डाउन होने लगा, क्योंकि हमने देखा था कि प्लेग की बीमारी के बाद में काफ़ी लोग थे, या हम कह सकते हैं यूरोप की लगभग 20% जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। इसी वजह से इंग्लैंड में मजदूर, खास करके कृषि मजदूर हैं, उनकी भी कमी हो गई थी। और इसी कमी के कारण मजदूरों की जो दर थी ये 250% तक बढ़ गई थी। या हम कह सकते हैं कि इस महामारी के बाद में जो मजदूर बचे या जो श्रमिक बल बचा, उन्होंने अपनी जो दरें थी वो दुगनी कर दी थी, मजदूरी की दरें थी वो दुगनी कर दी थी। देखिए इन सब चीज़ों से क्या होता है, समाज में असंतोष आता है, उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने देखा था कि प्रारंभिक सदियों में, खास करके 5वीं से 10वीं सदी के मध्य में, जो सामंत और जो किसान होते थे उसके संबंध किस प्रकार के थे उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो किसान होता था ये सामंत की खेती पे काम करता था, या हम कह सकते हैं कि ये इसे सेवा श्रम देता था, और बदले में सामंत है ये किसान की रक्षा करता था। तो इन दोनों के मध्य में संबंध होता था। यहाँ पर जो किसान है वो कर नहीं देता था, केवल सामंत के यहाँ पर जाकर उसके खेतों में काम करता था, यानी हम कह सकते हैं सेवा श्रम, या वो बेगार करता था। लेकिन जब 11वीं सदी के बाद में, अब हम चर्चा कर रहे हैं 11वीं सदी की बात कर रहे हैं, 11वीं सदी या उसके बाद में जब यूरोप में आर्थिक विस्तार होता है तो अब किसानों ने सेवा श्रम करना बंद कर दिया था, और कर के रूप में वो नगद मुद्रा देने लगे थे। और ये जो नगद मुद्रा कर के रूप में दी जा रही थी ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद थी, किसान के लिए भी फ़ायदेमंद थी और सामंत या जिसे हम लोड कहते हैं दोनों के लिए फ़ायदेमंद थी। लेकिन जब आर्थिक विकास बुरी तरीके से प्रभावित हुआ तो इससे जो लोड या सामंत होता है उसकी आमदनी भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इस आर्थिक विस्तार में क्या होता है कि अब जो किसान है वो सामंत के यहाँ पर जाकर खेती नहीं करता था, यानी सेवा श्रम नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि अब वो कर के रूप में क्या दे रहा था, नगद वेतन दे रहा था। और यदि सामंत को खेती में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी तो सामंत भी क्या करता था, अब मजदूरों को नगद वेतन देता था। तो अब एक नए प्रकार के संबंध बन गए थे सामंत और किसान के मध्य में, सामंत और किसान के मध्य में। देखिए अब क्या हो गया कि किसान है वो सामंत को देगा कर नगद के रूप में, और यदि सामंत को किसान की ज़रूरत पड़ती थी मजदूरी के रूप में तो अब सामंत है वो उसे वेतन देगा। लेकिन अब मजदूरी की दरें क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और इसी वजह से जो लोड की जो आमदनी थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई, उसकी जो आमदनी है वो घट गई थी। यहाँ पर सामंत भी कह सकते हैं, अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं, हम लोड भी कह सकते हैं। तो इस निराशा में जो उसने नए जो अनुबंध बनाए थे, यानी नगद वेतन के आधार पर या जो नगद कर के आधार पर, उसको सामंतों ने तोड़ दिया। अब वो चाहता था कि पुरानी जो मजदूरी सेवा थी वो वापस से प्रचलित हो जाए जो प्रारंभिक सदियों में थी, अर्थात वापस से जो किसान है वो सामंत के यहाँ पर आकर खेती करे, श्रम सेवा करे, जिसे बेगार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसान था वो इसके लिए एग्री नहीं था, खास करके जो पढ़े लिखे किसान वर्ग था या जो समृद्ध किसान था उसका इसने हिंसक विरोध किया। इसी वजह से यूरोप में जगह जगह किसान विद्रोह हुए। 1323 ईस्वी में फ्लैंडर्स का विद्रोह हुआ, 1358 में फ्रांस में हुआ, और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह हुए। और इन विद्रोह का सामंतों के द्वारा क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया था। और साथ ही हमें ये भी देखने को मिले कि ये विद्रोह वहाँ पर ज़्यादा हिंसक थे जहाँ पर आर्थिक विस्तार ज़्यादा हुआ था। तो ये जो विद्रोह थे वो इस बात का संकेत थे कि कृषक जो अपनी पिछली सदियों में जो उनको लाभ हुआ था उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोह की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। यानी जो कृषि दास वाली व्यवस्था थी या सामंत के घर पर जाकर जो श्रम सेवा करनी पड़ती थी, उन रिश्तों को अब दोबारा से लादा नहीं जा सकता था। और उसका रीजन था कि धन अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी विकसित हो चुकी थी, इसे अब पलटा नहीं जा सकता था।
हालांकि जो लॉर्ड थे उन्होंने विद्रोह का दमन कर दिया था, उसमें वो सफल रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसानों ने भी सुनिश्चित कर लिया था कि दासता के जो पुराने दिन हैं वो लौट कर वापस नहीं आ सकते। तो इस वीडियो में हमने देखा यूरोप में जो 14वीं सदी का जो संकट था उसके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण तिथि और जो संबंधित घटनाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप हमें एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है उसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत सारी एमसीक्यूज लेके आते हैं, ईएमआरएस या अन्य वैकेंसी से संबंधित करंट अफेयर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। साथ ही जो न्यूज एनालिसिस है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें व्हाट्सअप चैनल और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।